तो साउंड आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी बहुत अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। कमेंट करके बता देना एक बार। हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक, सम बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक सम बेसिक कंसेप्ट। बेटा इसको हम एक और चैप्टर के नाम से जानते हैं जो तुम लोग ज़्यादा फेमस है, वो है मोल कंसेप्ट। दो तीन चीज़ पहले जान लो, ठीक है। पहला, ये कैलकुलेटिव चैप्टर है, खूब न्यूमेरिकल हैं, भर के न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। लेकिन क्या अपने कोर्स दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट 2। तो बेटा दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट 1 और मोल कंसेप्ट 2। मोल कंसेप्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मोल कंसेप्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे बेटा छोटे छोटे कैलकुलेशंस, क्या मोल की डेफिनेशन होती है बेटा, ठीक है, मोल की डेफिनेशन। दूसरा बेटा क्या लॉज होते हैं रिएक्शन के दौरान, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा एकदम परेशान नहीं होना, हिंदी मीडियम से जो हो, हम बेटा सब कुछ हिंदी में बताएंगे, जो मेन टॉपिक है उसको हिंदी में बता देंगे, ठीक है। बाकी जो भाषा है वो तो इंग्लिश हिंदी का मिक्स ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, किन किन रूल को फॉलो करता है। बेटा ऐसे ही नहीं ना कि दो चीज़ों को तुमने रख दिया, वो रिएक्ट कर गया बिना अनकंट्रोल्ड, कोई एक जगह रिएक्शन कर रहा तो वो कुछ और प्रोडक्ट बन रही, कोई दूसरी जगह रिएक्शन कर रहा तो कुछ और प्रोडक्ट बन रही। ऐसा जीवन में नहीं होता। केमिकल रिएक्शन बड़े स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक कहने का मतलब बेटा बहुत फिक्स होगा, जो प्रोडक्ट कहीं बनी होगी वो पूरे यूनिवर्स में वही बनी होगी, हर जगह वही बनेगी। तो उसके कुछ नियम कानून होंगे ना कि नहीं इस तरह बनाओगे उस तरह बनाओगे, ठीक है। तो वही है लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तीसरा बच्चा हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के कैलकुलेशन, ठीक है, या सिंपल भाषा में केमिकल कैलकुलेशन। तो ये तीन चीज़ बेटा हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, मोल कंसेप्ट में। दूसरा मोल कंसेप्ट 2 बेटा ये है रेडॉक्स, जो चैप्टर एनसीईआरटी में लिखा होता है रेडॉक्स। यानी कुल मिला के हम 2 चैप्टर इसमें कवर करेंगे, ठीक है। पहला क्या कवर करेंगे? पहला कवर करेंगे सारा मोल वाला पोर्शन, और दूसरा क्या कवर करेंगे बच्चा? दूसरा कवर करेंगे ये वाला पार्ट, कौन सा? रेडॉक्स वाला। तो इसको अभी नहीं सोचते हैं ज़्यादा, क्योंकि जब तक तुमको ये नहीं आएगा तब तक बात ही नहीं करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोल कंसेप्ट 1 की, ठीक है। पहला बेटा मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले, ठीक, तुमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं। एक आपने BHU से PhD करी है? नहीं बेटा कोमल, नहीं, मैं NIT पटना से BTech हूँ, ठीक है। कोमल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक। बेटा PhD नहीं की कर पाई है, ठीक है। अगर PhD से पढ़ाना होता तो फिर बात ही अलग है, ठीक। PhD नहीं है बेटा। हाँ, कोई तुमको गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा, या हो सकता है तुम क्यूरियस होकर पूछ रहे हो, कोई मैटर नहीं, ठीक। सुनना ध्यान से बच्चा, मोल कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से बेटा, मोल से पहले तुमको एटम के बारे में जानना होगा, एटम के बारे में, ठीक, कि क्या होता है एटम में, ठीक है। बेटा एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। सब लोग हम लोग पढ़े हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। बेटा मैटर उठाएं, कोई भी मैटर, तुम्हारे हाथ में मेरे हाथ में अभी चौक नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम यूजुअली तो चौक तोड़ के दिखाते थे। बेटा चौक तोड़ते जाओ, चौक तोड़ते जाओ, चौक तोड़ते जाओ, तोड़ते 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 एक ऐसी जगह पहुंचो जहां तुम उसको न तोड़ सको, उसी को हम लोग एटम की तरह डिफाइन करते हैं। तो जो मैटर का सबसे छोटा यूनिट है उसको हम लोग नाम देते हैं बेटा एटम, ठीक है। दूसरा बच्चा मॉलिक्यूल क्या होता है? हालांकि तुम लोग सोच रहे होगे ये सब तो सर हमको आता है, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम एक बार रिवाइज इसलिए करा दे रहे ताकि बेटा एकदम क्लियर रहे, कोई तकलीफ ना हो। मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम को अगर आपस में मिलाएंगे, मोर देन 2 एटम, ठीक, तो उसको हम लोग कहते क्या हैं? मॉलिक्यूल बेटा।
ठीक है, तो हमको मॉलिक्यूल समझ में आ गया, हमको एटम समझ में आ गया, अपना दिमाग एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरा हम बेटा बताते हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा बच्चा हम बता रहे हैं। ठीक है, कोमल और कोई क्वेश्चन होगा तो तुम कमेंट में छोड़ देना। ठीक है, इसके अलावा मतलब तुमको पीएचडी क्यों पूछ रहे थे ये हमको नहीं समझ में आया, इसका रीज़न हमको बता देना। ठीक है, तीसरा बेटा, रिएक्शन में जब कभी भी रिएक्शन होता है तो हमेशा ध्यान रखना उसमें एटम पार्टिसिपेट करेगा, उसमें एटम भाग लेगा, मॉलिक्यूल भाग नहीं लेगा। तो ये तीन चीज़ें अपने दिमाग में एकदम भर लो। ठीक है, नेपाल सिंह सर मीनिंग वर्ड हिंदी में लिखना है। बेटा दो चीज़, नेपाल सिंह जो भी तुम्हारा नाम है बेटा, नाम थोड़ा बता देना हमको। ठीक है, हम तुमको इस चैनल पे या इसके साथ एक बेटा नीचे ग्लॉसरी का पीडीएफ भेज देंगे, उसमें सारा हिंदी इंग्लिश लिखा है। ठीक है, लिखना मुश्किल हो जाएगा, बोल मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तुमको नोट्स हिंदी के मिल जाएंगे, निश्चिंत रहना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिंदी साथ में लिखना बेटा नेपाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी समझा रहे चीज़ों को। ठीक, हिंदी की राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है बच्चा, तो दोनों लिखना मुश्किल होगा। नेपाल कोई तकलीफ़ हो तो बता देना बच्चा, ग्लॉसरी भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, चलो बच्चा, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, रिएक्शन हो गया। रिएक्शन हमको समझ में आया, जहाँ भी एटम रिएक्शन में आएगा, जहाँ भी एटम जब कभी भी रिएक्शन होगा तो बेटा वहाँ मॉलिक्यूल भाग नहीं लेता, अणु भाग नहीं लेता, वहाँ हमेशा एटम भाग लेता है, परमाणु भाग लेगा। ठीक है, अब चीज़ों को ध्यान से समझो। अब कभी भी मोल पढ़ने के पहले तुमको पढ़ना होगा एटॉमिक मास क्या होता है। बच्चा एकदम ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तुम इसको छोड़ देते हो। जब हम लोग मोल पढ़ने लगते हैं ना, तो हम में से ज़्यादा क्या करते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग कहते हैं मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, इस पे पहुंच जाओ। नहीं बच्चा, वहाँ नहीं पहुंचना है। पहले तो तुमको एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, इसका अच्छा से डेफिनेशन पता, परमाणु भार तो पता हो, तब ना तुम चीज़ों को जोड़ोगे घटाओगे। ठीक, तो बेटा है क्या एटॉमिक मास? हम सबको पता है कि मास ऑफ वन एटम, एक एटम का जो मास है उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। बेटा एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट। पहली गलती बेटा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा नेपाल, आज डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मत परेशान रहना। ठीक है, पहली गलती, ग्राम नहीं होगा। एक एटम का जो मास है बच्चा वो कभी ग्राम में नहीं बताया जाता। एक एटम का मास हमेशा किस में बताया जाता है बेटा? AMU में। AMU इज यूनिट टू मेजर मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास बताने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करते हो बेटा तुम? AMU का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, हाँ बेटा 12th और 11th और 12th का आता है अन्नपूर्णा, बस बेटा 11th और 12th का, वही 11th ही स्टार्ट किया बच्चा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा कि एक एटम का जो मास है उसको हमेशा AMU में बताया जाएगा। तो अब तुम कहोगे सर अपनी ज़िंदगी में हम जब कभी भी मास पढ़े तो हाइड्रोजन का मास पढ़े 1 ग्राम होता है, हीलियम का 4 ग्राम होता है, एल्युमिनियम का 27 ग्राम होता है, तो वो ग्राम कहाँ से आ रहा? बच्चा ग्राम नहीं आ रहा। जब कभी भी मास, सुनना ध्यान से, जब कभी भी मास, इफ एटॉमिक मास, बेटा अगर परमाणु अणु भार को या परमाणु भार को इज डिफाइंड इन ग्राम, देन इट मीन्स, इसका मतलब वहां पे इट हैव या इट इज मास ऑफ 6 × 10⁻23 एटम। बच्चा अगर कभी भी ग्राम के बारे में बात करोगे, हाँ बेटा अभी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बच्चा कोमल सबकी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन तुमको पता चल गई कोमल। ठीक है, हाँ बाकी लोग की क्वालिफिकेशन अभी तो तुरंत ही नहीं बता सकते। ठीक, हम अभी लिख के डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, या तुम ऐड पे जाके देख सकते हो, तुमको वहाँ सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, हाँ भाई, तो सबसे बड़ा बात बच्चा तुमसे एटॉमिक मास है। ठीक है, तुमसे बोला है कि बताओ मास क्या होगा। ठीक है, ग्राम का मास का मतलब क्या? बेटा जब ग्राम के बारे में बात करें ना तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ 6 × 10⁻23 एटम होंगे।
जब कभी भी ग्राम के बारे में बात करें तो वहाँ 6 × 10⁻23 एटम होंगे, ठीक है। तो अगर हम चीज़ों को ध्यान दें, अगर तुमसे कोई बोला कि सर कोई घूमते घामते आया, कहा सर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का मास 27 ग्राम है, तो बच्चा इसका मतलब एक एल्युमिनियम का मास 27 ग्राम नहीं होगा। जब कभी बोले एल्युमिनियम 27 ग्राम है, इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि एक एल्युमिनियम का मास 27 ग्राम होगा। 27 ग्राम कहने का मतलब उसके अंदर 6 × 10⁻23 एल्युमिनियम होंगे, उसका मास 27 ग्राम होगा। 6 × 10⁻23 एल्युमिनियम होंगे, उसका मास 27 ग्राम होगा बच्चा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक एल्युमिनियम का मास कितना होगा बेटा? 27/6 × 10⁻23 ग्राम। ये कंसेप्ट पहले रट लो, दिमाग में भर लो। अब कभी इसके बाद, ठीक है, कभी इसके बाद बच्चा, ठीक है, कभी किसी हालत में ये बात ध्यान रखना, किसी भी हालत में बच्चा ये बात ध्यान रखना कि जब कभी भी ग्राम में वैल्यू होगी, इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पे 6 × 10⁻23 एटम होंगे। जब कभी भी ग्राम में वैल्यू होगी वहाँ 6 × 10⁻23 एटम होंगे। ये क्लियर हो गया? अच्छा, हम लोग थोड़ा आसान करने के लिए, ताकि चीज़ें थोड़ी आसान रहें, ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी आसान रहें बच्चा, तो हम कहेंगे क्या, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 27 × 1/6 × 10⁻23, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो हम करते क्या है कि बेटा ग्राम और एएमयू में कोई फर्क ना आए, तो हम करते क्या है बच्चा, हम इसको यहां तक बेटा इतना पार्ट, ये पार्ट एएमयू लिख देते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट, इससे फायदा क्या हो बेटा, अगर एक एल्युमिनियम एटम का मास बताना है तो एक एल्युमिनियम एटम का मास किसके बराबर हो जाएगा? 27 AMU के बराबर हो जाएगा। बच्चा बड़ा आसान है, जब कभी भी AMU में लिखा रहेगा तो इसका मतलब एक एटम का मास होगा, जब कभी भी ग्राम में लिखा रहेगा उसका मतलब 6 × 10⁻23 एटम का मास होगा। क्लियर है? और एक बात ध्यान रखना बच्चा, 1 AMU ये बराबर किसके होगा बेटा? 1/6 × 10⁻23 ग्राम। बच्चा ये सारी चीज़ समझ में आई? प्लीज़ कमेंट करके बताओ। ये इतना समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ बच्चा, ठीक है। क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। यहाँ तक तकलीफ़ नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। 2 मिनट वेट कर रहे हैं, सब लोग कमेंट करके बताओ। सर आज की क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स PDF में बेटा इसी में नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बच्चा, मत परेशान हो, ठीक है। ऐप में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों जगह रहेंगे, ठीक है। हाँ 6 बजे मनीषा, तो 6 बजे, हाँ आ गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है प्रतीक, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आ गई, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलो आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, ठीक है। यहाँ तक हमको एकदम क्लियर हो गया, कोई तकलीफ़ यहाँ तक नहीं है, ठीक। चलो अब आगे समझो भैया। सवाल ये आया कि सर हमको एटॉमिक मास मिला कैसे होगा? आप तो किताब से रटवा दिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कैसे मिला होगा? जब हम आगे ज़िंदगी में जाएंगे, कभी कोई हमसे पूछेगा कि एटॉमिक मास कैसे आया, या मान लो सवाल यही आ गया कि एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो बेटा सबसे पहले एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया एक लॉ से, उसको नाम देते हैं बच्चा, एक लॉ से कैलकुलेट किया, उसको नाम देते हैं बेटा ड्यूलोंग पेटिट लॉ। बच्चा ये नाम हिंदी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सबको अच्छे से पता है कि जो नाम होते हैं बेटा उनका हिंदी नहीं होता। तो ये ड्यूलोंग पेटिट का नियम है, ड्यूलोंग पेटिट लॉ है, ठीक है, ठीक। कोमल, हम इसका जवाब बेटा तुमको व्हाट्सएप के थ्रू बता देंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसको पढ़ा लें, नहीं तो 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। बेटा ड्यूलोंग पेटिट लॉ क्या होता है समझना ध्यान से। बच्चा ड्यूलोंग पेटिट का मतलब क्या होगा, ठीक। बेटा एक रूल है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी स्पेसिफिक हीट, बेटा विशिष्ट ऊर्जा बोलते हैं, नाम सबको पता होगा, ठीक है। एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊर्जा,
बेटा इसका मल्टीपल हमेशा किसके बराबर होगा? 6.4 के। बेटा ये नियम है और ये नियम ही डुलोंग पेटिट नियम है या ड्यूलोंग पेटिट लॉ है। तो ड्यूलोंग पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो करीब करीब 6.4 के बराबर होता है, चाहे तुम एल्युमिनियम लो, चाहे बोरॉन लो, चाहे कोई भी लो। अब इससे फायदा क्या हुआ? अगर हमको किसी का स्पेसिफिक हीट पता है तो हम उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, पीडीएफ मिल जाएगा, आकाश मत परेशान हो, मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो बेटा अगर इसका स्पेसिफिक हीट पता हो तो आसानी से तुम एटॉमिक मास निकाल सकते हो वैल्यू कैलकुलेट करके। तो ये हमको समझ में आ गया कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, नियम भी समझ में आ गए सब कि कैसे कैसे चीज़ों को करोगे। ठीक है, अब समझो, आगे समझो थोड़ा बच्चा। अब आते हैं हम लोग मोल पे कि ये मोल क्या है। पहले तो ये जानते हैं कि मोल है क्या। तो मोल क्या है सर? आप जो पढ़ाओगे वो बीएससी नर्सिंग, हाँ बेटा एकदम वर्षिता, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो केमिस्ट्री के जितने भी बीएचओ एग्ज़ाम है सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, मोल, मोल को मारो गोली, ये क्या है हमको नहीं पता। पहले तुम एक चीज़ पढ़े होगे, फंडामेंटल यूनिट। जब कभी भी 11th-12th पढ़ने गए होगे कभी, ठीक है, तो तुम एक चीज़ पढ़े होगे कि बेटा एक टर्म होता है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट होता क्या है? जब तक हम इसको नहीं बताएंगे तब तक बेटा मोल नहीं बताया जा सकता। हालांकि ये है तो फिजिक्स का पार्ट। ठीक है, सुपर फास्ट नॉलेज एजुकेशन टिप्स प्रेजेंट। सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? बेटा इसी के डिस्क्रिप्शन में क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है बच्चा, सुनना ध्यान से, हमेशा ये बात ध्यान रहे, बड़ा स्लो चलो। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट मेरे साथ पहले ट्यून अप करने में 1-2 क्लास लगेगी, तो जब एक साथ जब पैचअप बन जाएगा बढ़िया, तब बेटा हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं। पहले सुनो ध्यान से बच्चा, तुमसे बोला क्या है कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? फिजिक्स का पार्ट है, सब लोग फिजिक्स पढ़े हो। बेटा फंडामेंटल यूनिट सबको पता है क्या होता है। ऐसी कोई भी यूनिट जिसके टर्म में बाकी चीज़ों को हम बताते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। बेटा ऐसा कोई भी यूनिट जिसके टर्म में दूसरी चीज़ों को हम बताते हैं उसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद बेटा। ठीक है, सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। आज वो तो बेटा रिवीजन क्लास थी, ये तो बहुत प्योर क्लास है, इसमें तो सब समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, तो ये चीज़ हमको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है बच्चा कि फंडामेंटल यूनिट वो होती है, फिजिक्स की वो यूनिट होती है जो बेटा सबसे बेसिक होती है। बेसिक मतलब जैसे तुमसे कोई बोला वेलोसिटी, तो बेटा वेलोसिटी हमको पता है ये बराबर होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम या लेंथ अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, अब बेटा डिस्टेंस को लिखा मीटर पर सेकेंड। तो बेटा मीटर और सेकेंड जो है ना, ये फंडामेंटल यूनिट है। और ये जो वेलोसिटी की यूनिट आई है या वेलोसिटी जो है, ये डिराइव्ड वैल्यू है। तो पहले डिराइव्ड और फंडामेंटल के टर्म में समझो। फंडामेंटल मतलब जिसके टर्म में किसी और को नहीं बताया जा सकता, जिसके टर्म में किसी और को नहीं बताया जा सकता वो फंडामेंटल है। डिराइव्ड मतलब कि बेटा फंडामेंटल यूनिट के टर्म में, ठीक है सर बीएचओ के लिए ड्रॉप आउट करना प्रतीक, हम इसको व्हाट्सएप के थ्रू तुमसे बात करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चा ये बात हमेशा ध्यान रखना, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। जो यूनिट बेसिक होता है उसके नीचे उसको किसी और यूनिट के टर्म में नहीं बता सकते उसको बोलते हैं बेटा फंडामेंटल। किसी यूनिट को किसी और यूनिट के टर्म में बता सकते हो उसको बोलते हैं डिराइव्ड। जैसे एक्सेलरेशन है, तो बेटा एक्सेलरेशन वेलोसिटी, त्वरण वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। वेलोसिटी होता है बेटा मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। बेटा एक्सेलरेशन या त्वरण में भी देखो हमारे पास यूनिट कौन सी आई है, लेंथ, और कौन सी आई है, टाइम। तो बेटा लेंथ और टाइम ये कौन सी यूनिट हो गई, ये फंडामेंटल यूनिट हो गई। एक्सेलरेशन कौन सी यूनिट हो गया बेटा, ये डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो तुमको ये डिराइव्ड और फंडामेंटल का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा, क्या डिराइव्ड यूनिट होती है, क्या फंडामेंटल यूनिट होती है। बहुत अच्छा, अब समझो समझो फंडामेंटल यूनिट हमारे फिजिक्स में पहला तो है बेटा मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम। बच्चा आधा घंटा भले लगेगा कि हम बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन मत परेशान हो। 11th बीएचयू 11th का एग्ज़ाम कब हो बेटा? इस साल CHS के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए आकाश, ठीक है,
11 CHS के एग्ज़ाम लॉटरी मीडियम से हो गए हैं, इस बार बेटा कैंसिल हो गया है, CHS के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर या करंट कह लो, ठीक है। टेम्परेचर, मोल और लाइट इंटेंसिटी। बेटा इतनी फंडामेंटल यूनिट होती हैं। इंटेंसिटी ये फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, ठीक। हाँ बेटा बता देंगे, मत परेशान हो, ठीक है बच्चा। मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, मोल का यूनिट में मोल खुद ही होता है, और लाइट इंटेंसिटी का यूनिट होता है बेटा कैंडेला। ये तुम पहले से पढ़े हो, हमको कुछ ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत है, ठीक। लेकिन हमको बताना क्या है बच्चा, जब कभी भी तुम किसी यूनिट को बोलते हो कि ये मास है, तो कोई तुमसे बोला, सुनना बड़ा ध्यान से सुनना, एकदम अभी दिमाग से हटाओ, क्या मोल है। मोल से इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको समझ में आना चाहिए मोल क्यों है, ठीक है। क्या मोल है, वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोल क्यों है। बेटा मान लो तुमसे कोई कहा कि 1 किलो प्याज ले आओ, तुम मार्केट में गए, तुमने कहा 1 किलो प्याज दो, उसने एक बटखरा रखा तराजू पे, ऐसे तराजू रखा, ठीक, ये एक साइड 1 किलो रखा बटखरा या मेजरमेंट करने के लिए, एक साइड प्याज रख दिया, ठीक है, ऐसा दोनों को मिला दिया, कहा कि देखो मिल गया, ये 1 किलो प्याज है। तुम मेरे पास आए, हम कहे नहीं ये 1 किलो नहीं है, तुम कहे नहीं अरे वो बटखरे से मिला है, हम कहे उसका बटखरा 1 किलो का नहीं है। अब हम सवाल उठा दिए कि वो जो वेट लेके रखा है वो 1 किलो का नहीं है, तो हम बोले ये 1 किलो का नहीं है, हम नहीं मानेंगे, प्रूफ करो 1 किलो का है, 1 किलो का नहीं है। तो फिर तुम क्या किए, तुम दौड़े दौड़े गए, तुम कहे अरे 1 किलो का नहीं है भैया, तो वो भैया वाला क्या कहा कि अरे यार ये तो 1 किलो का है, हम कहे तुम लड़ाई कर लिए, हम कहे मानेंगे नहीं। तो वो फिर कहाँ जाएगा, जहाँ से बटखरा खरीदा होगा उसके पास जाएगा कि भैया ये 1 किलो का है, वो कहा नहीं भैया 1 किलो का है, तो तुम बोले हम अभी भी नहीं मान रहे, कोई डेफिनेशन बताओ 1 किलो है का। जब तुम इसी तरह, हाँ जय हिंद भैया प्रीत सिंह, ठीक है, जैसे ही तुम बढ़ते चले जाओगे ना जब इस तरह, तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय बेटा ऐसा आएगा जब तुम स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे चले जाओगे। सब चीज की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, हर फंडामेंटल यूनिट की बच्चा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, हैव स्टैंडर्ड डेफिनेशन। बेटा उसी से बताया जाता है कि कौन 1 किलो है, कौन 1 मीटर है, कौन 1 सेकंड है। जैसे किलो की बात कर लें, पुराने ज़माने में, अभी तो बेटा बदल गया है, 6 महीने पहले ही मास का डेफिनेशन बदला है, लेकिन पहले 6 महीने पहले जो एनसीईआरटी में लिखा है हम उसकी बात कर रहे हैं। एक प्लैटिनम का बार है जिसको ताला में बंद करके रखा गया है। प्लैटिनम एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बहुत नहीं बदलती, तो प्लैटिनम को एक को बक्सा है प्लैटिनम का, उसको बेटा ताले में बंद करके रखे और बोले हैं वही 1 किलो है। अब अगर जिंदगी में तुमने लड़ाई करके कहा 1 किलो कहाँ है, तो बच्चा तुमको वहीं जाके मेज़र कराना पड़ेगा उसके साथ, और जब वैल्यू बराबर आएगी तो कहोगे वो 1 किलो है। मेरी बात समझना, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हर यूनिट को बताने के लिए एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है। हम क्या बोल रहे हैं, सुनना ध्यान से, हर यूनिट को बताने के लिए एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है। बिना रेफरेंस के बेटा कभी तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब कभी भी तुम यूनिट डिफाइन करोगे तो फंडामेंटल यूनिट रिक्वायर क्या चाहिए फंडामेंटल यूनिट को? रिफरेंस मतलब किसके साथ तुलना करें, तुलनात्मक चीज कोई ना कोई होनी चाहिए बेटा, रेफरेंस होना चाहिए। हाँ बेटा प्रतीक, जिंदगी में कुछ चीज़ें मान के ही उसके आगे बढ़े हैं, तो वो माना गया है कि वो प्लैटिनम बार 1 kg का है, ठीक है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन साइंटिस्ट का मान के रखा हुआ है।
तुम बेटा साइंटिस्ट नहीं हो, तुम्हारी डेफिनेशन नहीं मानी जाएगी, वो लोग रखें 1 kg को तो उसको माना गया। हाँ, एक्चुअली प्रतीक मेजर कैसे किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से मेजर किया जाता है, लेकिन वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम वही डेफिनेशन बताएं जो एनसीईआरटी में लिखी है। ठीक है, चलो आगे बताते हैं। तो फंडामेंटल बेटा, फंडामेंटल यूनिट को हमेशा एक तुलना करने के लिए कोई चीज चाहिए। जब तक तुम उसको तुलना नहीं कर पाओगे तुम उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सुनो, तो सवाल आया कि सर मोल को कैसे बताएं, मोल क्या है? तो मोल को बताने के लिए मोल की भी तुलना करनी पड़ेगी। तो पुराने जमाने में कहा क्या गया, उमंग तिवारी, हाय भैया, पुराने जमाने में कहा गया कि 1 मोल बराबर क्या होगा? तो हमने कहा 1 मोल बराबर होता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सबसे पुरानी डेफिनेशन है। फिर हम थोड़ा आगे चले, फिर हम बोले 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। फिर थोड़ा आगे चले और आज की डेट में हम बोलते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ठीक, तो 1 मोल को हम लोग इस तरह तुलना करने की कोशिश किए। अब तुम कहोगे सर काहे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हटा दिए, क्यों साइंटिस्ट ने इनको हटा दिया, और कार्बन में क्या ऐसा था जो इसको हम रख लिए? बेटा 2 चीज़ें हैं, तुलना करने के लिए वो चीज़ रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, दूसरा बेटा वो सॉलिड के फॉर्म में अवेलेबल हो, तीसरा बेटा आसानी से उसको पाया जा सके। अब चारों चीज़ को तुम देखो, हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव, पता चला तुम 1 ग्राम मेजर करने गए वहीं उड़ गए, तुम ब्लास्ट हो गया, मरा गए, तुम मोल मेजर करने से पहले तुम ऊपर चले गए। ऑक्सीजन बेटा वो भी रिएक्टिव, कार्बन इन दोनों की तुलना में कम रिएक्टिव है। ठीक है, नहीं बेटा बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, कार्बन इन दोनों की तुलना में कम रिएक्टिव है। दूसरा, कार्बन पाना आसान है, अपनी जिंदगी में जहां आसपास देखोगे वहां कार्बन मिलेगा। हम कार्बन से बने हैं, तुम कार्बन से बने हो, लकड़ी काट रहे हो वो कार्बन का है, जो पकड़ो वो कार्बन का है बेटा। तो कार्बन का मिलना ज्यादा आसान है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तीसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, गैस का ग्राम मेजर करना बड़ा मुश्किल है बेटा। गैस को, हाँ ये पहली क्लास है, नेपाल सिंह बेटा अपना असली नाम बता देना, ठीक है, पहली क्लास है भैया। गैस को मेजर करना बड़ा मुश्किल है, गैस को नापना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ठीक है, तो गैस को बेटा नाप नहीं सकते तुम, इसी वजह से हमने कार्बन को लिया बेटा। ये पुरानी डेफिनेशन हटा दी, तो ये पुरानी डेफिनेशन को गोली मारो, अपने को ये सब नहीं चाहिए, कचरा नहीं चाहिए। 1 मोल को डिफाइन किए 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, पहले यही डिफाइन किए थे। फिर जैसे जैसे समय बीता हमको याद आया, हाँ अरे प्रीतम भैया ऐसा नहीं कहो यार, ठीक है, सुनो ध्यान से। एक बार भैया याद आया कि कार्बन के तो 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन के कई सारे आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो सवाल आया कि सर कौन सा लें? फिर वही बात, जो सबसे आसानी से मिलेगा वही रेफरेंस लिया जाएगा। तो बेटा कार्बन 12 सबसे आसानी से मिलता है, इसीलिए हमने कौन सा आइसोटोप चुन लिया? कार्बन 12 चुन लिया। बड़ा बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, हमको उम्मीद है ऐसा। अब बेटा सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना भैया। 1 मोल का डेफिनेशन आ गया, 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, ये समझ में आया। अब तुम कहोगे सर कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे किसी का मोल? हम तुम्हारे पास दौड़े दौड़े आए और कहे मेरे पास इतना W ग्राम एल्युमिनियम है, या मेरे पास 20 ग्राम एल्युमिनियम है, बताइए इसमें कितना मोल है? बेटा अभी फॉर्मूले पे मत जाना। कोई बोला 20 ग्राम एल्युमिनियम है, बताओ इसमें कितना मोल है? तो हमने क्या किया, हमने बेटा इसको कंपेयर कराया, किसके साथ? 12 ग्राम C12 एटम के साथ। तराजू पे रख लिया, ठीक, तराजू पे रख लिया ऐसे। जितने गुना ये आएगा उतना मोल आएगा। जैसे हमको ये पता चला ये इसके 1.5 गुना है, 1.5 टाइम है, मतलब हमको ये समझ में आया ये 12 ग्राम C12 एटम मतलब 1 मोल। बेटा इससे कंपेयर करा लो तुम, जितने गुना होगा, जितने टाइम्स होगा बेटा वो उतना मोल होगा।
तो रेफरेंस समझ में आ गया कि मोल का मतलब होता है 12 ग्राम सीटेल एटम का। ठीक है, BHU सीरियस तो पढ़िए आप लोग। ठीक है, उमंग बेटा प्लीज़। ठीक है, ठीक, कोशिश करना बेटा ऐसा ना हो, किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो बच्चा। ठीक है, प्लीज़ ऐसा कोशिश करना किसी और को डिस्टर्बेंस कोई ना हो। ठीक है, मजाक अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके चलना। तो बच्चा 12 ग्राम C12 एटम के कंपेयर करेंगे, कितने गुना है, जितने गुना होगा बच्चा वो उतना मोल होगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि 1 मोल की डेफिनेशन होती है बेटा 12 ग्राम C12 एटम। क्यों लेते हैं 12 ग्राम C12 एटम, ये भी समझ में आ गया। और अब हमको समझ में आ गया, ठीक है, और अब हमको ये समझ में आ गया बच्चा कि कैसे मोल नापेंगे। बेटा 12 ग्राम C12 से तुलना करेंगे, जितने गुना होगा बेटा उतना मोल होगा। लेकिन ये तो मोल की डेफिनेशन हो गई। अब मान लो सर और क्लासेस कब चलेंगे? बेटा मनीष चल चुकी दिन में क्लास, तुमको देखना चाहिए था बेटा, मैथ्स फिजिक्स हो चुका। ठीक है, अब बच्चा सुनो, सवाल ये आया हमारे पास कि सर एक बात बताइए, क्या बार बार इसे बैठ के नापना पड़ेगा? कोई तरीका तो बताएंगे कि बैठ के हम हर बार नापते ही फिरेंगे। अब हमको 50 चीज़ों का मोल निकालना होगा तो बैठ के हम नापेंगे वहाँ? ठीक नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बेटा उस वजह से मोल का एक डेफिनेशन आया बेटा, मोल का मैथमेटिकल फॉर्मूला लेके आए हम लोग। क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला लेके आए मोल का? हमने बताया कि मोल की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला है। ये पहला फॉर्मूला है बच्चा जो हमको मोल के बारे में पढ़ना है, और यही फंडामेंटल फॉर्मूला है। अब बच्चा हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमको ये समझ में आया मोल क्या होता है। मोल क्या होता है बेटा? एक यूनिट होती है, ठीक, क्या करने की? केमिकल रिएक्टेंट नापने की। ठीक है, किसी भी चीज़ का रिएक्टेंट कितना अमाउंट है ये नापने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे नापेंगे? कोई रेफरेंस होना चाहिए, बिना रेफरेंस के कोई यूनिट का कोई मतलब नहीं। तो रेफरेंस का आया बेटा C12 का 12 ग्राम, ये रेफरेंस आया। इसकी तुलना दूसरों से करो, जितने गुना होगा उतना मोल होगा। लेकिन बार बार एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं, तो हमने एक फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला क्या आया? जितना भार आ रहा या वेट ऑफ सब्सटेंस आ रहा उसको परमाणु भार या अणु भार से डिवाइड करो या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, वही बराबर किसके हो जाएगा बेटा? मोल के। एकदम बेसिक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एकदम अठन्नी सवाल, ये तुम लोग तुरंत कर लोगे। जैसे मान लो तुमसे कोई बोला 20 ग्राम बेटा CaCO3 है, जरा इसका मोल निकालो। तो हम मोल कैसे निकालेंगे बेटा? मोल बराबर किसके होगा बेटा? वेट कितना दिया है? 20 ग्राम। बेटा मॉलिक्यूलर वेट, अब तुम्हारी बेटा ऑफलाइन आई थिंक बेटा अक्टूबर से चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की कोई कुछ गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। बच्चा मास निकालने का तरीका बता रहे, जब कभी भी ऐसी चीज़ें हों सबका मास बेटा अलग अलग याद कर लो। बेटा मास याद होना चाहिए, मास नहीं याद होगा तकलीफ होगी। 8, 9, 10 की कोई किताब निकाल लो बेटा, वहाँ मास लिखा है, मास याद होना चाहिए। मास नहीं याद है बच्चा, तुम हमको भी परेशान करोगे, खुद भी परेशान रहोगे ज़िंदगी में। कैल्शियम का मास कितना होता है बेटा? 40 होता है। कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12 होता है। 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन का 48 होगा। सबको जोड़ देते हैं, कुल मास कितना आया बेटा? 100 ग्राम आ गया। सही है, जोड़ना जाड़ना कर लेना, ऐसा नहीं कि जोड़ा जोड़ी में गड़बड़ कर दी। 20/100 ये वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? 1/5 होगी। हमको समझ में आ गया, इसका 1/5 मोल होगा। बड़ा बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं आते हैं कि किसका कितना मोल है। सवाल बेटा चीज़ों को और थोड़ा दूसरी तरह आता है। बच्चा एक दूसरा फॉर्मूला मोल का देखते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। सर एक ही डाउट आ रहा है, ऑफिस की परमिशन मिलते ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी सुबह से? हाँ ठीक, हाँ बच्चा ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक। ऑफिशियल चैनल से भी ये पता चल गया बेटा।
जैसे ही गवर्नमेंट की परमिशन आएगी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे, अभी तो कोई चांस नहीं है बेटा, ठीक है। सुनना ध्यान से, आगे चलते हैं। आगे देखो आगे देखो आगे देखो भैया, हमारे पास एक चीज़ और आई है। क्या आई है हमारे पास बेटा? अभी हम थोड़ी देर पहले एटॉमिक मास का डेफिनेशन पढ़ाए थे। मान लो सवाल तुमसे आया, एक सिंपल सवाल से समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, मान लो तुमसे कोई बोला कि फाइंड नंबर ऑफ मोल, बेटा सुनते जाना, साथ में रहना, बने रहना, ऑफ 1000 एटम ऑफ कैल्शियम। अब तकलीफ क्या है बेटा इस सवाल में? देखो तुमसे बोला है मोल निकालो 1000, नहीं बेटा अभी अन्नपूर्णा कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही होगा, हाँ चांसेस बहुत हैं कि 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, ठीक है, लेकिन गाइडलाइन बेटा एक बार आ जाने दो, ठीक है। चांसेस तो थे कि 21 से शुरू हो जाएगी, लेकिन पूरी चांसेस है कि 2 से शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ आगे सुनो ध्यान से बेटा, नंबर ऑफ मोल 1000 एटम ऑफ कैल्शियम। बेटा 1000 एटम ऑफ कैल्शियम, सही है, 1000 एटम ऑफ कैल्शियम। बच्चा सुनना ध्यान से, भैया क्या यहाँ वेट दिया है? क्या यहाँ वेट दिया है? नहीं, यहाँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं, नंबर ऑफ एटम दिया है, 1000 एटम दिया है। अब हमको, बढ़िया बेटा शंकर, बहुत अच्छा हाल है, ठीक है। तुमसे मान लो तुमसे बोला कि 1000 एटम है, तो अब हम तो फॉर्मूला पढ़े हैं कि मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। अब आप हमको बोल रहे हैं 1000 एटम है, तो पहले तो हम 1000 एटम का मास निकाल लें, 1000 एटम कैल्शियम का वेट निकाल लें। तो बेटा हमको पता है 1 एटम कैल्शियम का वेट होगा 40 AMU। बच्चा अब कोई रोएगा नहीं, कोई रोएगा नहीं कि AMU क्यों लिखे हैं, हम पहले ही ये बता दिए हैं। ग्राम कब लिखेंगे? जब उसके अंदर 6 × 10⁻23 एटम होंगे। जब 1 एटम होगा तो क्या लिखेंगे बेटा? AMU लिखेंगे। सबको समझ में आना चाहिए। 1000 एटम होगा बच्चा, 1000 एटम होगा कैल्शियम का, तो कितना मास हो जाएगा? 1000 × 40 AMU हो जाएगा ना बेटा। ग्राम में निकाल लो इसको, हम 1 AMU अभी स्टार्ट में ही पढ़ाए थे। 1 AMU बराबर किसके होता है? 1000 × 40 × 1/6 × 10⁻23 ग्राम होता है, ठीक है बच्चा। ये आ गया वेट, वेट ऑफ किसका बाहर आ गया बेटा? वेट ऑफ 1000 एटम, 1000 एटम का वेट आ गया। एक बार वेट पता चल गया, बेटा तुम्हारी मर्जी शंकर, तुम 3 अटेम्प्ट तक कर सकते हो, ठीक है, यूजुअली, ठीक है, ऐसा कोई वो लिमिट नहीं है उसमें, ठीक बच्चा। उसके बाद मोल निकालना है, मोल निकालना है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। तो बेटा वेट कितना है? वेट ये तुम निकाले हो, वेट यही तो निकाले हो, तो इसको रख देते हैं। तो 1000 इंटू, बेटा रुकना ध्यान से, सुनते जाना, इंटू 1/6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई, बेटा कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 40, तो 40 से डिवाइड कर दिया, 40 और 40 कट गया बेटा, आया क्या? 1000/6 × 10⁻23। सुनना ध्यान से बच्चा, सब लोग, हाँ 25 ईयर, हाँ बेटा आराम से।